बांझ जिठानी। अमिता और सुनीता आपस में देवरानी जिठानी होती हैं। शादी के कई साल बाद भी अमिता को कोई औलाद नहीं होती, लेकिन शादी के 1 साल में ही देवरानी सुनीता को एक प्यारा सा बेटा होता है। अरे सुनीता, तू तो सीधी है। क्या सारा दिन अपने बच्चे को उस अमिता की गोद में डाली रहती है? देखती नहीं, खुद का बच्चा तो है नहीं। अरे कहीं तेरा बच्चा भी। कैसी बात कर रही है माँ जी? अभी उनकी शादी को भी तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। कई लोगों को तो 10-10 साल बाद भी बच्चे होते हैं। सास को सुनीता की बात अच्छी नहीं लगती। वो अमिता के पास जाती है। देख अमिता, घर का काम करा कर। सुनीता का एक तो छोटा बच्चा, वो बेचारी घर को चिराग भी दे और सारा दिन किचन में खटती रहे, और ऊपर से तू आराम करे। दीदी, खाने में क्या बनाना है दोपहर को? मैं किचन में जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं खाना बना लूंगी। अरे खाना आप बनाएंगी तो मुन्ने को कौन पकड़ेगा? अरे तू पकड़ेगी, मैं पकड़ूंगी। भाई माँ ही तो मुन्ने को पकड़ती है। तू काम करे और ये मुन्ने के नाम पर आराम। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं माँ हूँ माना, लेकिन अमिता दीदी का प्यार भी कम नहीं है। सारा दिन भी नहीं खिलाएंगी तो रात को नींद नहीं आएंगी इन्हें। अरे तो दूसरे की औलाद तो दूसरे की होती है ना। ला अमिता, मुन्ने को मुझे दे दे। लेकिन जैसे ही मुन्ने को सास गोद में लेना चाहती है, वो उनके पास जाने से इनकार कर देता है। अरे काला जादू कर दिया है इसने। बच्चा किसी के पास आ ही नहीं रहा है भाई। माँ, इसे काला जादू नहीं, प्यार कहते हैं, जो दीदी मुन्ने से करती हैं। अरे हाँ हाँ, हम तो दुश्मन है ना इसके, जो ये हमारे पास नहीं आ रहा है। अरे सगी दादी हूँ मैं, पूरी की पूरी कोठी इसी के नाम कर जाऊंगी। अब बोल, अब भी प्यार है क्या इससे? अमिता को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वैसे भी माँ जी, पूरे घर में यही एक चिराग है, तो आप इसे दे या ना दे, सारा कुछ इसी का है, चाहे वो मेरा भी क्यों ना हो। हाँ हाँ, अभी तो बड़ी जबान चल रही है, लेकिन जब घर पूरा इसके नाम होगा ना, तब पता चलेगा। अमिता और सुनीता दोनों ही मिलजुल कर रहती थी, इसलिए सास की बात का दोनों को ही बुरा ना लगता। मिलजुल कर काम करती और हंस खेल कर रहती। अरे बेटी, तेरी दोनों भाभियों ने तो मुझे साइड कर रखा है। अरे दोनों में इतनी पड़ती है कि मुझे तो डर लग रहा है, कहीं एक दिन ये दोनों मेरी बात मानने से इनकार ही ना कर दे। अरे तो खेल खेलो और दोनों को अलग कर दो, इस पे कौन सा गणित लगाना है माँ? हाँ हाँ, ये तो है, चल देख लेती हूँ मैं। अगले दिन सास धीरे से एक लाल पेन लेकर मुन्ने के बदन में लगा देती है और लोगों को बुलाकर हंगामा करती है। अरे देखो देखो, ये क्या हो रहा है मुन्ने के शरीर में? अरे ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मैं अभी इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अरे ना दीदी, परेशान मत हो, मैं तैयार कर देती हूँ और कैब बुला लेती हूँ, बाद में ले जाइए आप इसे। अरे बेटा, तेरा है, वो क्यों ले जाएगी? वैसे भी ये डॉक्टर का नहीं, तांत्रिक का मसला है। किसी ने मुन्ने पर जादू करने की कोशिश की है, जिससे वो मुन्ने को मार ले। सुनीता ये सुनकर रोने लगती है। कौन मेरे मुन्ने को मारने की कोशिश करेगा माँ जी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सास अमिता की तरफ देखकर कहती है। अरे वही जिसकी खुद की औलाद ना हो। कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? मैं क्यों मारूंगी अपने ही बच्चे को? वो तो मेरे बेटे जैसा है। अरे बेटे जैसा है, बेटा तो नहीं है ना। वैसे भी मैंने तांत्रिक को फोन कर दिया है। थोड़ी देर में वहाँ तांत्रिक आ जाता है। भगवान 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 भगवान, बच्चे की जान को खतरा है, खतरा है, खतरा है। इसके ऊपर किसी बांझ औरत ने काला जादू कर रखा है, रखा है, रखा है। लगता नहीं ये बच्चा कभी ठीक भी हो पाएगा, पाएगा, पाएगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अमिता दीदी, आप इतना गंदा सोचेंगे मुन्ने के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे कैसी बात कर रही हो सुनीता? मैंने तो मुन्ने को माँ से बढ़कर प्यार किया, ये सोचो भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन बेटे के प्यार में पागल सुनीता सास की जाल में फंस जाती है। दीदी, आज से आप और मैं अलग हैं, मेरी रसोई अलग, आपकी अलग, और आज के बाद मुन्ने को छूने की क्या, देखने की भी कोशिश मत करिएगा। अमिता सुनीता को समझाने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। अगले रोज। ला सुनीता, मैं मुन्ने को नहला कर तैयार कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहला देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुन्ने को नहलाने लगी, पेन के निशान एक एक करके निकल गए। अरे माँ जी,
ये तो किसी ने पेन से निशान बनाए थे। देखिए, जैसे ही मैंने मुन्ने को नहलाया सारे निकल गए। अब अरे नहीं नहीं बहू, ये तो बाबा का कमाल है कि बच्चे के ऊपर से ये साया धुल गया। लेकिन ये क्या माँ जी, मुन्ना तो रोया ही जा रहा है, न खा रहा है न दूध पी रहा है, बस चाची चाची कर रहा है। अरे इतनी जल्दी उसका भूत नहीं उतरेगा इसके सर से, मार मार कर खिला। जी माँ जी। लेकिन सुनीता का बेटा, जिसे अमिता से बेहद प्यार था, वो उसके पास जाने की जिद में ना खा रहा था ना पी रहा था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। हार कर एक दिन, माँ दीदी दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो मायके चली गई है क्या? अरे क्या पता कहाँ गई, रुक बड़कू से पूछती हूँ। ए अमिता कहाँ है? माँ जल्दी पता करिए ना, दीदी कहाँ है? मुन्ने की हालत दीदी के लिए खराब होती जा रही है। सुनीता मुन्ने को लेकर नीचे अमिता के पास जाती है। अमिता बिस्तर पर पड़ी होती है। वो कमजोर सी दिखती है। बड़ी आराम से सो रही हैं आप, यहाँ मुन्ने की तबीयत खराब हो रही है। वो जैसे ही अमिता को छूती है, अरे दीदी ये क्या हो गया? आपकी तबीयत तो काफी खराब है। मुन्ने के बिना मैं नहीं रह सकती सुनीता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं कसम खा कर कहती हूँ, मैंने मुन्ने को मारने की ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मैं तो खुद मुन्ने के बिना मर जाऊंगी। मुन्ना आप ही का तो है दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। ये पकड़िए अपना बेटा। बाबा का ढाबा। शहर के घंटाघर के पास एक बूढ़ा बूढ़ी एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। दोनों एक दूसरे का सहारा थे और किसी तरह अपना पेट पाल रहे थे, लेकिन महंगाई ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। आज सुबह से सिर्फ 2 ग्राहक आए हैं और शाम के 5 बज गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वो सब कह रहे हैं कि बाजार में मंदी आ गई है, इसीलिए सबकी गिराई नहीं चल रही। और बुढ़ापे में पैसों के लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ रही है। अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं तो काम धाम हो जाता है, बिस्तर पर आ गए तो पता नहीं कैसे चलेगा। बेटा बेटी सब छोड़ के चले गए हमको, बस गरीबी ने नहीं छोड़ा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सुनते सुनते हमारी आंखों में अंधेरा छा गया। कल भी बचा हुआ खाना कुत्तों को देना पड़ा था, आज भी यही करना पड़ेगा। रोज की तरह आज भी ग्राहकी नहीं हुई थी। रात को बाबा और अम्मा सड़क किनारे बने अपने ढाबे में ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही एक ग्राहक आ जाता है। बाबा जरा एक चाय और एक कचौरी तो देना। जी भैया, अभी गर्मा गर्म कचौरी तल के दे रहा हूँ। एक ही चाहिए बेटा? आपके साथ आई मैडम जी नहीं खाएंगी क्या? नहीं नहीं, मैं ये सब रोड की चीजें नहीं खाती हूँ, आप इन्हें ही खिला दो। और जल्दी करो ना, रितेश मूवी जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बाबा, लाल चटनी ज्यादा डालना। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आता और फिर से सारा खाना वेस्ट हो जाता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है और तभी एक दिन एक लड़का वहां अपना मोबाइल लहराते हुए पूछता है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज हम हैं किशनगंज के बाबा के ढाबे पर। चलिए देखते हैं कि बाबा क्या क्या बनाते हैं। बाबा, तो आज क्या खास बनाया है आपने? अरे भैया जी, आज ये समोसे बनाए हैं, कितने बांध दूं आपको? हाँ भैया जी, लाल चटनी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, ले लीजिए ना। ये देखिए दोस्तों, समोसे को बांध कर दिखा रहे हैं और ये लाल चटनी को देख के तो मुंह में पानी आ गया। आज तो मजा आ जाएगा, आइए चखते हैं दोस्तों। लड़का समोसा चखते ही तारीफों के पुल बांध देता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया, इतना अच्छा समोसा मैंने तो कभी नहीं खाया। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए और ये समोसा जरूर खाना चाहिए। और एक चीज, ये देखो, ये रोड साइड पर इनका ढाबा है,
इनकी हेल्प तो होनी ही चाहिए। अच्छा, वैसे और क्या क्या बनाते हैं आप? बेटा पराठे, मैगी सब बनाते हैं। वाह वाह, इतना अच्छा खाना बनाते हो, बहुत भीड़ होती होगी। अरे नहीं बेटा, कोई नहीं आता हमारे ढाबे पे, पैसे पैसे को तरस गए हैं। अरे आप रो क्यों रही हैं? रोइए मत, क्या हो गया है? अरे बेटा, कुछ बिकता ही नहीं है, आधे भाव में चीजें बेच रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं, फिर भी। तो आप दोनों ही हैं? कोई बच्चे बच्चे नहीं है क्या आपके? अरे बेटा, जो है वो हमें छोड़ के कहीं चला गया है, उसके कारण ही हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा हमने इस ढाबे से बनाया था, वो सब लेकर भाग गया था। ओह, देखिए आप चिंता मत करिए, मैं आपका वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाला हूँ और फिर देखना कितनी जल्दी लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। वो लड़का अपने कैमरा से बाबा के ढाबे का वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है और कुछ ही घंटों में वीडियो में दिए अकाउंट में करीब 1 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। लड़का अगले दिन फिर ढाबे पे जाता है। बाबा आप रोइए मत, पब्लिक ने आपका सारा दुख दूर कर दिया है, आपके खाते में 1 लाख रुपए आ गए हैं। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन भूल जाइए और मजे कीजिए। अरे बेटा, तुम्हारा हम कैसे धन्यवाद करें, तुम्हारे कारण इस दुकान पर आज इतनी भीड़ लगी है, वरना हम दोनों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अरे जुग जुग जियो बेटा, तुमने आज एक गरीब का भला किया है, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की देंगे। बाबा की कहानी सोशल मीडिया के बाद टीवी पर भी फेमस हो जाती है और टीवी पर बाबा का बेटा उनकी कहानी देख लेता है और उसकी नजर बाबा के खाते में आए रुपयों पर पड़ती है। 1 लाख रुपया, वो भी एक दिन में? अरे ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों तो करोड़पति हो जाएंगे और मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। लगता है यही समय है इनके पास वापस जाने का। 2-3 इमोशनल डायलॉग चिपका दूंगा, दोनों मान जाएंगे। और ये देखकर बाबा का बेटा उनके पास वापस चला जाता है। अब बाबा, मैं आ गया बाबा। अब मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब तो मेरी आंखें खुल गई है बाबा। अरे बेटा, कितना याद करते थे तुझे मेरे लाल, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के अब कहीं मत जाना। अरे नहीं नहीं माँ, तब तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं, मुझे माफ कर दीजिए माँ बाबूजी। बाबा काफी नरम दिल के इंसान थे और बेटे के आने की खुशी उनके लिए पैसों से कहीं ज्यादा होती है। वो अपने बेटे को माफ कर देते हैं। बेटा, हम तो कुछ साल में बचेंगे भी या नहीं कोई भरोसा नहीं, लेकिन तू मेहनत करके ये ढाबा चलाना, और इसलिए आज से मैं ये ढाबा और ये पैसे तेरे नाम करता हूँ। अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब तू काम करना और हम घर बैठकर खाएंगे। ये कहकर बाबा सारा पैसा अपने बेटे को दे देते हैं और आराम से अपनी पत्नी को लेकर अपने पुराने घर चले जाते हैं। ढाबे पर काफी भीड़ बढ़ती है। कुछ दिन में ही बेटा काफी पैसे कमा लेता है। एक दिन जब व्लॉगर लड़का वहां पहुंचता है तो देखता है ढाबा बंद है। वो बाबा के पास जाता है। अरे बाबा, आपने अपना ढाबा क्यों बंद कर दिया? ढाबा बंद? नहीं तो। वो लोग वहां जाते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि ढाबा तो पिछले 4 दिन से खुला ही नहीं। बाबा ढाबे को अपने पास रखी चाबी से खोलते हैं तो देखते हैं कि ढाबे में एक बर्तन तक नहीं है। बाबा सर पकड़कर बैठ जाते हैं। हमारे बेटे ने हमें फिर से बर्बाद कर दिया। पर हमारे पास तो वापस बर्तन खरीदने तक के पैसे नहीं है, बर्तन भी बेचकर खा गया होगा नालायक। बाबा आप चिंता मत करो, आप काफी फेमस हो, लोग फिर से आपकी मदद कर देंगे। बस इस बार अपने बेटे को दूर रखना ढाबे से। अब की बार बाबा ढाबे पे एक बोर्ड लगवाते हैं जिस पर लिखा है सिर्फ बाबा का ढाबा। ये सिर्फ क्यों लिखवाया है जी?
ताकि अपने बेटे को पता चले कि ये सिर्फ उसके बाबा का है। उसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। बाइने की थाली। जानवी की जुबान पर बचपन से ही 1000 सवाल और मन में हर चीज जानने की उत्सुकता रहती है, जिस वजह से वो अपने भाई की शादी में चल रही रस्मों के बीच भी मम्मी से सवाल पूछने लगती है। मम्मी, जब लड़की वालों ने आपको अपनी इतनी बड़ी लड़की दे दी, तो फिर भी उनसे सामान लेना गलत नहीं है क्या? इस पर कोई भी जानवी की बात का जवाब नहीं दे पाता और उसे इग्नोर करते हुए रस्में निभाते रहते हैं। शादी संपन्न होती है और भाभी घर आ जाती है, जिसके बाद जानवी के सवालों का सिलसिला अब भाभी के साथ शुरू होता है। भाभी, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, हमेशा सारे बलिदान वाले काम लड़कियां ही क्यों करे? मतलब अपना घर, परिवार, दोस्त, पुरानी जिंदगी सब कुछ छोड़ लड़कियां ससुराल आए, फिर वहां सबका दिल जीतने की कसरत भी वही करे, और लड़कों का क्या? बस तैयार हुए, दूल्हे बने और दोबारा अपने घर आकर बैठ गए। दीदी, मैं ससुराल में हूँ, जवाब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए आप अपने ये दुनिया हिलाने वाले सनसनीखेज सवाल अपने पति से करना, क्या पता वो जवाब दे पाए। भाभी की बात पर हंसते हुए जानवी वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी शादी कबीर से हो जाती है। अब ससुराल में कुछ दिन तो जानवी किसी से कोई सवाल पूछे बिना रह लेती है, पर फिर एक शाम दरवाजे पर खड़ी सास को बुजुर्ग भिखारी पर चिल्लाते हुए देख लेती है। अरे मुझे पता है तुम सबके पास खूब पैसा होता है, पर फिर भी हम जैसे शरीफ लोगों को परेशान करना होता है, और फिर जब कोई पैसे ना दे तो तुम उसका खून भी कर देते हो। क्रिमिनल होते हो तुम सबके सब। अब जाते हो यहाँ से या पुलिस को बुलाऊं? ये सब देख अब जानवी खुद को रोक नहीं पाती। मम्मी, वो आपसे भीख नहीं, खाने की मदद मांग रहे हैं और आप उन पर इस तरह से चिल्ला नहीं सकती। आखिर ये भी तो एक इंसान है, और वो भी आप और मुझसे उम्र में बहुत बड़े। बाकी किसी चीज का नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का ही ख्याल कर लीजिए। बहू का ऐसा रूप देख सास को तो जैसे शौक ही लग जाता है। जानवी भिखारी को खाना देकर वहां से भेज देती है, लेकिन इसके बाद से ही सास का उसके प्रति रवैया बदल जाता है। मुझे तो लगा था बहुत शांत बहू लेकर आई हूं, पर ये तो पूरी ज्वालामुखी निकली। अरे इतने दिनों से ये रंग क्या एक भिखारी के सामने अपनी सास की इज्जत उतारने के लिए छुपा कर रखे थे? और कौन से रंग बदलना सिखाकर भेजा है तेरे माँ बाप ने तुझे? मम्मी जी, रंग का तो पता नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे हर ढंग में गलत के खिलाफ खड़े होना जरूर सिखाकर भेजा है। बहू का जवाब सुन सास गुस्से में वहां से चली जाती है, जिस पर पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा कबीर जानवी के पास आता है। जानवी, मैं मानता हूं तुमने जो किया अच्छे के लिए किया, पर मम्मी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब उन्हें मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। पर मैं कैसे? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो उसके लिए मैं हूं ना। कुछ दिनों में ही सकट का त्योहार आ रहा है, तुम बस बायने पर मम्मी को देने के लिए एक सुंदर साड़ी ले आना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये कहकर कबीर वहां से चला जाता है, लेकिन व्रत और त्योहारों से अनजान जानवी कंफ्यूजन में वहीं खड़ी रह जाती है, जिस पर वो भाभी को फोन लगाकर सारे व्रत और उनके महत्व समझती है। और उन्हें जानने के बाद वो बायने की साड़ी तो खरीद लाती है, लेकिन इसी के साथ उसके मन में अब नए सवाल पैदा होने लगते हैं। इसी तरह सकट के व्रत का दिन भी आ जाता है। हे भगवान, एक तो सुबह से भूखी, ऊपर से ये सवालों के बुलबुले पेट में उठकर और तहलका मचा रहे हैं। अब क्या करूं, किससे पूछूं? जानवी अपने आप से ये सब बोल ही रही होती है कि सास और कबीर उसके सामने आ जाते हैं। बायने और पूजा की सब तैयारी कर ली? हाँ जी, वो तो कर ली, पर क्या पर? फिर कोई सवाल है? पूछ लो, कहीं पेट में उसे रखे रखे एसिडिटी ना हो जाए। ज्यादा कुछ नहीं, बस पूछना था कि जब ये व्रत बच्चों और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए होता है, फिर इसमें व्रत सिर्फ हम लेडीज ही क्यों रखती हैं? हिस्सेदारी तो दोनों की होती है ना?
जानवी की बात सुन इस बार तो सास भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। ये तो मुझे नहीं पता और ना हमने कभी किसी से पूछा। बस जो बड़े बुजुर्ग रिवाज बना गए वही चल रहे हैं। इसकी भी कोई वजह जरूर होगी। अच्छा, और ये बायने की वजह? अब बायने से तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। बस सोचती हूँ कि अगर व्रत बच्चों या पति के लिए होता है तो हमेशा हर चीज का गिफ्ट सिर्फ सास को ही क्यों मिलता है? अरे पति के नाम पर व्रत है तो उन्हें, और बच्चों के नाम पर जो व्रत है उनमें बच्चों को क्यों गिफ्ट नहीं दी जाती? जानवी का सवाल सुन इस बार सास भड़कने के बजाय शांति से उसका जवाब देती है। वैसे ये सवाल एक बार मैंने भी अपनी सासू माँ से किया था, तो जवाब मिला कि सास की वजह से ही पति मिला है, इसलिए एक थैंक यू और इज्जत की तरह उन्हें ये बायना दिया जाता है। और बच्चों वाला तो मुझे भी नहीं पता। बाकी इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है कि सासू माँ ने ये सिर्फ मेरे सवालों को शांत करने के लिए बोला था या ये सच भी है। सास की जवाब और जानवी के सवाल से अब वो दोनों ही कंफ्यूजन में हैं कि आखिर सच और वजह क्या है। अगर आप लोगों के पास इन सवालों के जवाब हैं तो कमेंट करके सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बालिका बहू, तेरी शादी होने वाली है अगले महीने। ये बस्ता उठाकर कॉलेज जाना बंद कर दे अब। अरे कैसी बात कर रही हो, अभी उसकी उम्र ही क्या है। इतनी जल्दी शादी करने का फैसला मैं नहीं लेने वाला। फैसला लेने के लिए तुम्हें कहा किसने है? अरे मैंने कह दी शादी है तो है अगले महीने। बेचारी अमिता करती भी तो क्या, छोटी सी उम्र में बन जाती है अपने से 2 गुने उम्र के आदमी की बीवी। शादी के बाद देर रात पति घर आता है। खाना लगाओ, भूख लग रही है। अमिता खाना लगाती है। ये क्या बनाया है? वो सारा खाना फेंक देता है। कर्म ही खराब थे जो इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करा दी। तभी वहाँ अमिता की सास आ जाती है। अरे हमें क्या पता था कि ये इतनी कामकाज में ढीली है। इसकी माँ ने तो कहा था रॉकेट की स्पीड से काम करती है। अमिता को आए दिन ससुराल में ताने, गालियाँ और कभी कभी तो मार भी पड़ती। सुन जा, अपनी माँ को बोल 50,000 रुपए भेजे, फ्री में नहीं रखना है तुझे। अरे मेरी एक आंख का ऑपरेशन भी तो करवाना है। अमिता को सास घर से निकाल देती है। अमिता परेशान होकर मायके की ओर जाती है। वो घर तो पहुंचती है लेकिन वहाँ ताला लगा है। अरे अमिता बेटी, क्या हाल बना रखा है तेरे पति ने? कहाँ है वो? अमिता पड़ोसी के सामने रोने लगती है। मुझे नहीं जाना उस घर में चाची। मेरे मम्मी पापा कहाँ है? उन लोगों ने तो ये मकान छोड़ दिया बिटिया। वो लोग तो कहीं और शहर चले गए, तुझे नहीं बताया? अमिता जोर जोर से रोने लगती है। नहीं बताया। ये क्या कर गए माँ पिताजी मेरे साथ। मेरी जिंदगी तो नर्क से भी खराब है। अब मैं क्या करूं? अमिता रोते हुए वहाँ से जा रही होती है कि उसे एक औरत मिलती है। अरे सुनो तो, रो क्यों रही हो? तो क्या करूं, हंसू? अमिता उस औरत को अपनी सारी कहानी बताती है। देखो, मेरा सिलाई का काम है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ये काम कर सकती हो। बदले में मैं तुम्हें रहने की जगह, खाना और 1 दिन का 100 रुपया भी दूंगी। अमिता कुछ सोचती है और फिर उस औरत के साथ चल देती है। अब क्या था, अमिता की जिंदगी अपने मायके और ससुराल से दूर एक नए सिरे से शुरू होती है। रहना खाना फ्री होने के कारण अमिता रोज का पैसा बचा लेती। वो आसपास के लोगों के भी कपड़े सिलने लगी। और एक दिन सिलाई सेंटर की एक औरत कहती है, अरे वो साड़ी की कंपनी है ना, वो बिक रही है। पास बैठी अमिता सारी बात सुन रही थी। हाँ, बिक तो रही है, लेकिन उस बंद पड़ी मनहूस कंपनी को खरीदेगा कौन? तभी तो इतनी सस्ती बिक रही है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। फिर भी कितने की बिक रही है? अरे पूरे 5 लाख में मशीनों के साथ। लेकिन यहाँ कोई लेबर काम नहीं करेगा। पुराने मालिक ने किसी को पैसे ही नहीं दिए। उन लोगों ने कहा है कि जो नया मालिक आएगा वो लोगों को पैसा देगा। 5 लाख। अमिता घर आती है और अपने पैसे गिनती है, पूरे 3 लाख। अमिता सिलाई सेंटर वाली उस औरत के पास जाकर कहती है,
चाची, मैंने इतने साल की कमाई में ये पैसे जमा किए हैं, पूरे 3 लाख है। वो बंद साड़ी की फैक्ट्री मैं खरीदना चाहती हूँ। अरे अमिता, पागल हो गई हो क्या? वो 5 लाख की बंद मनहूस फैक्ट्री खरीदेगी, फिर लेबर का बकाया पैसा देगी, और वो फैक्ट्री चलेगी कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन अमिता नहीं मानती। वो उस औरत से कहती है कि वो उस फैक्ट्री को खरीदना चाहती है और खरीद कर ही रहेगी। औरत भी अमिता की मदद कर देती है और फिर अमिता के नाम एक साड़ी फैक्ट्री हो जाती है। शुभारंभ वाले दिन अमिता लेबर से कहती है, मैं इस फैक्ट्री को दोबारा खड़ी करना चाहती हूँ। आप लोग इसमें माहिर हैं। मैं नहीं जानती कि पहले वाला मालिक के काम करने का क्या तरीका था, लेकिन मैं अपनी योजनाओं के साथ आई हूँ। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ 3 महीने में आप लोगों के पैसे ब्याज सहित आप लोगों को दे दूंगी। और ये क्या बात होती है? हम सारा दिन फिर से काम करें और पैसे ना मिले तो हम खाएंगे क्या? सिर्फ 3 महीने की बात है। वैसे भी आप लोग बिना काम के यहाँ नए मालिक के इंतजार में बैठे ही थे। मैं काम करना चाहती हूँ और 3 महीने में सारे पैसे देने का वादा भी करती हूँ। लेबर आपस में सलाह करते हैं और अमिता की बात मान लेते हैं। सिलाई सेंटर से मशीन, सिलाई और कपड़े के ज्ञान में माहिर हो चुकी अमिता सभी के साथ मिलकर खुद काम करती। शहर और दूसरे शहरों में घूम घूम कर साड़ी का डिजाइन दिखाती और ऑर्डर लेती। अमिता को कई जगह से ऑर्डर आ जाते हैं। कई लोग उसके काम को सराहते तो कई आलोचना भी करते। अरे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, यहाँ तू कहाँ टिकेगी? लाओ दिखाओ कैसी साड़ी बना रही है तुम्हारी फैक्ट्री। अमिता उन लोगों को साड़ी के डिजाइन दिखाती है कि तभी वहाँ व्यापारी की बीवी आ जाती है। हाय रे, कितनी प्यारी साड़ी है ये, बड़ी महंगी लगती है, मेरे लिए ले लो ना जी, और हाँ अपनी दुकान में भी रख लो इसे, बहुत बिकेगी मैं कहती हूँ। अमिता मुस्कुराती है। अरे सेठ जी, बड़े बड़े व्यापारियों से नहीं पर अच्छी डिजाइन और क्वालिटी से बाजार में चलती है। अब बताओ कितने का ऑर्डर है आपका? धीरे धीरे अमिता का आत्मविश्वास और बढ़ता है। बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए वो खुद लेबर्स के साथ मिलकर सारा दिन सारी रात काम करती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब अमिता को लेबर को पैसे देने होते हैं। मैं आप लोगों से 3 महीने बाद आज के दिन ये बात करना चाहती हूँ कि मैंने जितने पैसे देने की आपसे बात की थी उतने मैं नहीं दे सकती। हम लोग जानते थे कि पर आपकी कंपनी तो फायदे में है, फिर हमारे पैसे क्यों नहीं देंगी? मतलब आप लोगों के बकाया पैसे, ये 3 महीने के पैसे और ब्याज के साथ मैं आप लोगों को 10% का मुनाफा भी दूंगी। सभी खुश हो जाते हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन दिन रात आप लोगों के साथ काम करके मुझे आप लोगों में ही अपना परिवार दिखता है। अमिता की फोटो पेपर में छपती है। उसके बिजनेस मॉडल को पढ़ने के लिए कई बच्चे भी उसका इंटरव्यू करते हैं। अब अमिता 1 से 2 और 2 से 4 फैक्ट्री खोलकर देश में बड़ा नाम कमाती है।